साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम इंडिया की जीडीपी 2.04 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, जो कि अगले 8 साल बाद 70% बढ़कर 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। और जबकि ग्लोबल जीडीपी सिर्फ 26% से बढ़कर 100.9 ट्रिलियन डॉलर्स तक इंक्रीज हुई। लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान इस रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे मेन रीजन क्या था? वो रीजन था ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिसीज को देश में इंप्लीमेंट करना जिनसे लोगों के लिए बिजनेस करना आसान बनाया जा सके और हर अमीर और गरीब सिटीजन के लिए हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, लोन्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट वगैरह इजीली अवेलेबल करवाई जा सके। अब 2024 तक किए गए इन रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल और कंटिन्यू तो रहेगी, नो डाउट, लेकिन इस ग्रोथ की स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए ऐसे ही और कई सारे रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो और जो इंडिया की रूट प्रॉब्लम्स को सोल्व करे। लेकिन जब पार्लियामेंट में कुछ ऐसा सीन चल रहा हो तो देश में नई पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने का टास्क एक सपना सा लगता है। देश देख रहा है इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। इसलिए मोदी 3.0 गवर्नमेंट को पॉलिटिकली काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। उनको अपने पॉलिटिकल एलाइज और स्टेट्स के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, फिर चाहे वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट हो या फिर ना हो। और साथ ही में उनको अगले 5 सालों में पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ पॉलिटिकल डायनामिज्म यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक अडेप्शन पर भी काम करना पड़ेगा। बट हाउ विल मोदी 3.0 बी एबल टू डू दिस? इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शंस के दौरान सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। परिवार में एक महिला चुनी जाएगी, उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नए, साल का 1,00,000 रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक 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 हमारी सरकार डालेगी। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की तरफ नजर डालें तो जिन देशों ने भी सोशलिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया वो देश अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और अपने लोगों की प्रोस्पेरिटी को ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाए, जैसे कि अर्जेंटीना, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया और 1991 से पहले वाला इंडिया। क्योंकि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के लिए कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, जिनकी वजह से आने वाले सालों में इंडिया का पॉवर्टी रेट काफी ज्यादा कम हो गया। पीवी नरसिम्हा राव के उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने आने वाली पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस को सीखने के लिए कई सारी चीजें दी, जैसे कि अगर आप देश में गरीब लोगों को फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो और पॉवर्टी रेट को कम करना चाहते हो तो इसका सोल्यूशन ये नहीं होना चाहिए कि आप सोसाइटी में या फिर देश में जो अमीर लोग हैं उनका पैसा उन गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो दोबारा से इंडिया 1991 से पहले वाले गरीबी के डार्क फेज की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। इसलिए वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि देश में बिजनेसेस के ग्रो होने से आती है। ओके, तो चलिए अब हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक बिजनेसमैन के साथ कंपेयर करते हैं। जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो देश की इकोनॉमी को एडमिनिस्ट्रेटिव, रेगुलेटरी और पब्लिक सर्विसेज जैसे एसेंशियल सेक्टर्स में काम करके इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। लेकिन डायरेक्टली न्यू जॉब क्रिएशन में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा लिमिटेड या फिर ऑलमोस्ट जीरो होता है। और दूसरी ओर जब बिजनेसमैन अपने वेंचर्स के थ्रू नए बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो उन बिजनेसेस के साथ ही देश में हजारों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। और इसकी एक अच्छी एग्जांपल है मुकेश अंबानी, जिनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साल 2008 से 2020 तक लगभग 1,60,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की और 5 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की। वैसे भी किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि साल 2019 में प्राइवेट सेक्टर ने इंडिया की जीडीपी में 75% की कंट्रीब्यूशन की थी। इसलिए मोदी 3.0 गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज को खत्म करना पड़ेगा जो कि देश में बिजनेसेस को ग्रो होने से रोक रही हैं। अब इसका क्या मतलब है, अभी डिस्कस करते हैं। इंडिया में टोटल 63 मिलियन एंटरप्राइजेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 मिलियन यानी कि 1.6% ही ऐसी एंटरप्राइजेस हैं जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं, यानी कि जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है और जिनको सभी लॉज एंड रेगुलेशंस, टैक्स पेमेंट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स
और बाकी सभी फॉर्मेलिटीज को भी फॉलो करना पड़ता है। और इन सभी फॉर्मेलिटीज को अवॉइड करने के लिए इंडिया के लगभग 98% एम्प्लॉयर्स खुद को स्मॉल रखना पसंद करते हैं, लेकिन फॉर्मली रजिस्टर्ड ना होने की वजह से उन सभी एम्प्लॉयर्स को कई सारी डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बैंकिंग फाइनेंस, टॉप टैलेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कम्प्लेक्स सप्लाई चेन का लिमिटेड एक्सेस होना। स्मॉल बिजनेसेस इसलिए स्मॉल नहीं रहना चाहते ताकि वो लॉज एंड रेगुलेशंस को अवॉइड कर सके, बल्कि बिजनेस करने के लिए जो उनको कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस का सामना करना पड़ता है उनको अवॉइड करने के लिए वो स्मॉल रहना पसंद करते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जब कोई एंटरप्राइज खुद को ऑफिशियली रजिस्टर करती है तो एक साल के अंदर ही उस एंटरप्राइज को 400 से ज्यादा लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लायंस को पूरा करना पड़ता है, जैसे कि टैक्स फाइलिंग्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वगैरह। इसलिए मोदी 3.0 गवर्नमेंट को बहुत से ऐसे कंप्लायंस इश्यूज के रिलेटेड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे जो कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करे हैं। अब यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ के नैरेटिव के बारे में भी बात करना जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल 2023 से 2024 के बीच में इंडिया के एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स की 27 इंडस्ट्रीज में 46.7 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट हुई, जो कि पिछले साल 596.7 मिलियन से बढ़कर 643.3 मिलियन तक इंक्रीज हुई। पर फिर भी ये बात सुनने को मिलती है कि जॉब्स नहीं है, और इसका रीजन है स्किल लेवल और सैलरी के बीच इम्बैलेंस का होना। जिन लोगों के पास स्किल है उनको उतनी सैलरी वाली जॉब्स नहीं मिलती जितनी वो चाहते हैं, और जो लोग कम सैलरी के साथ सेटिस्फाई हो सकते हैं उनके पास स्किल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको जॉब्स नहीं मिलती। आज कॉरपोरेशन, ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स का कहना है कि हमारे पास जॉब्स की कमी नहीं है, हमारे पास मैन पावर की कमी है। इसलिए इस प्रॉब्लम के लिए भी मोदी गवर्नमेंट को कुछ न कुछ करना होगा। आज इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो एक और बड़ी रुकावट आ रही है वो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच अच्छे रिलेशंस का ना होना और सेम डायरेक्शन में काम ना करना। इसलिए गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो पॉलिसीज और रिफॉर्म्स उन्होंने 10 सालों में इंप्लीमेंट किए हैं उनका बेनिफिट सभी स्टेट्स तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अगर इंडिया को साल 2032 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो इंडिया की इन 5 प्रोग्रेसिव स्टेट्स को इकोनॉमिक ग्रोथ के की ड्राइवर्स बनना होगा और 10 से 12% या फिर उससे भी ज्यादा के नॉमिनल रेट से ग्रो होना होगा, ताकि ये स्टेट्स 2032 तक $600 बिलियन से बढ़कर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमीज बन सके और इनकी कंबाइंड जीडीपी $4.5 ट्रिलियन हो सके, और बाकी के $5.4 ट्रिलियन को इंडिया की बाकी स्टेट्स से जनरेट करना होगा। अब शायद आपको ये टास्क थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन 5 स्टेट्स की जीडीपी कई सारे अलग अलग देशों के इक्वल है। आई मीन महाराष्ट्र इज इक्वल टू साउथ अफ्रीका, तमिलनाडु इज ऑलमोस्ट इक्वल टू न्यूजीलैंड, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका इज इक्वल टू ग्रीस एंड गुजरात इज नियरली इक्वल टू हंगरी। अगर महाराष्ट्र 10% की ग्रोथ रेट से ग्रो करता है तो 2034 तक सऊदी अरेबिया की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के इक्वल हो जाएगा। इसलिए मोदी गवर्नमेंट को नेशनल लेवल पर एक अलाइनमेंट और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, यानी कि उनको सेंटर और स्टेट्स के बीच बेटर कोऑपरेशन को क्रिएट करना होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए सभी स्टेट्स को एनकरेज करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में कोई भी रुकावट ना आए। इंडिया में जहां ऐसी बड़ी स्टेट्स जो कि लार्ज इकोनॉमिक बेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करके नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, वहीं पर देश की स्मॉलर इकोनॉमिक बेस वाली स्टेट्स अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज का यूज करके सस्टेनेबल या शॉर्ट टर्म रैपिड ग्रोथ जनरेट कर सकती हैं, जो कि रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। जब देश में हर स्टेट अपनी ग्रोथ पर काम करेगी तो इसके साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का आइडिया भी प्रमोट होगा, यानी कि स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंपटीशन होगा, जिसके साथ ओवरऑल नेशनल ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। बाकी इसके अलावा फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स जैसे कि लैंड, लेबर और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा स्टेट्स में सिटीज को ज्यादा लिवेबल, एफिशिएंट और डायनामिक हब बनाने की जरूरत है, जो कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बारे में। 2014 से 2024 के दौरान
इंडिया की स्टॉक मार्केट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली, जहां 2014 में इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स थी, वही अब 2024 में 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। इस टाइम पीरियड के दौरान निफ्टी 50 ने 240% की ग्रोथ रजिस्टर की और सेंसेक्स ने 230% की। यानी कि अगर 2014 में आपने स्टॉक मार्केट में 50,000 रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो निफ्टी 50 की ग्रोथ के अकॉर्डिंग 2024 तक वो 1,70,000 बन जाते और सेंसेक्स की ग्रोथ के अकॉर्डिंग 1,65,000 रुपीस बन जाते। अब ऐसी जबरदस्त फाइनेंशियल ग्रोथ के पीछे रीजन था ऐसे रिफॉर्म्स और पॉलिसीज का सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होना। लेकिन अभी भी फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारी कमियां हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई की वजह से आज इंडिया पेमेंट्स के मामले में वर्ल्ड लीडर बन चुका है। यूपीआई सिस्टम की सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज एक महीने में यूपीआई पर होने वाली ट्रांजैक्शंस कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। जैसे कि मई 2022 में यूपीआई के थ्रू 125 बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हुई, जो कि इथियोपिया की जीडीपी के बराबर थी। ऐसे ही फिर मई 2023 में 179 बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हुई, जो कि लगभग हंगरी देश की जीडीपी के बराबर थी। और मई 2024 में 245 बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हुई, जो कि न्यूजीलैंड की जीडीपी के आसपास थी। पिछले 12 महीनों में यूपीआई पर टोटल 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो कि रशिया, कनाडा या इटली की जीडीपी से ज्यादा हैं। यूपीआई इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है, जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाकी देशों में भी मोमेंटम गेन कर रहा है। और आज इंडिया गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के थ्रू ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बनने की ओर बढ़ रहा है। और दूसरी ओर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टर्स को टॉप प्रायोरिटी देकर इंडियन कैपिटल मार्केट को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट्स में से एक बना दिया है। पिछले 7 सालों में बहुत सारे लोगों ने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, जो कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। अब जहां इंडिया में कैपिटल मार्केट तेजी से इंक्रीज हो रही है, वहीं पर अभी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडियन माइग्रेटरी पॉपुलेशन को सर्व करने में थोड़ा पीछे चल रही है। बट ओवरऑल इन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है, लेकिन इस सिस्टम को अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये रेगुलेटरी बॉडी इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरह बिहेव कर रही है, ना कि कंज्यूमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि 1999 से, यानी जब इस अथॉरिटी को बनाया गया था, तब से लेकर अब तक कोई भी गवर्नमेंट इसमें रिफॉर्म्स नहीं कर पाई है। इसलिए मोदी 3.0 गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सेक्टर के इस एरिया पर जल्दी से जल्दी फोकस करना पड़ेगा और इफेक्टिव रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 2004 से 2012 के बीच में रेगुलेटरी हाईजैक की वजह से इंश्योरेंस कंज्यूमर्स का 1.5 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है, जो कि अभी और भी ज्यादा बढ़ चुका होगा। रेगुलेटरी हाईजैक मतलब इंश्योरेंस एजेंट्स के द्वारा कंज्यूमर्स को इनएप्रोप्रिएट पॉलिसीज को बेचना, कंज्यूमर्स को हाई प्रीमियम चार्ज करना और कंज्यूमर के द्वारा किए गए क्लेम को रिजेक्ट कर देना, जिसकी वजह से सारा फाइनेंशियल बर्डन कंज्यूमर पर आ जाता है। अब कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर फोकस करना, जहां पर जॉब क्रिएशन हो सके और इनोवेशन ड्रिवन वेल्थ क्रिएशन हो सके। मोदी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज और इंसेंटिव्स को डिजाइन करना पड़ेगा जो कि लैंड और लेबर मार्केट को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके। इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बनने के लिए ऐसे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे जिनसे एक्सेसिव रेगुलेशंस को खत्म किया जाए, स्मॉल फर्म्स को ग्रो करने में हेल्प की जाए और जो लार्ज कंपनीज हैं उनको ग्लोबल स्केल अचीव करने के लिए पुश किए जाए, क्योंकि जब स्मॉल फर्म से लेकर लार्ज कंपनीज तक सब में ग्रोथ होगी तभी देश में हाई क्वालिटी और हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट हो पाएंगी और तभी इंडिया का इकोनॉमिक बेस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट होगा। क्योंकि आज भी इंडिया में 54.6% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से इकोनॉमी में सिर्फ 16.7% का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इसलिए इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एग्रीकल्चर लेबर को इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो जॉब्स उन इंडस्ट्रीज में क्रिएट की जाएं, उनसे मिलने वाले फाइनेंशियल रिटर्न्स एग्रीकल्चर से ज्यादा होने चाहिए और स्टेबल भी होने चाहिए। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में कितने ज्यादा पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं,
लेकिन हमारे देश के पॉलिटिशियंस को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो देश की इकोनॉमिक यूनिटी के बीच ना आए, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए ये जरूरी है। आज इंडिया को 20th सेंचुरी वाले आइडियाज यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स के थ्रू वेजेस क्रिएट करना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से वेल्थ क्रिएट करना और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वेलफेयर प्रोग्राम्स को फंड करने के लिए यूज करना, ऐसे आइडियाज को धीरे धीरे छोड़ना होगा। मोदी 3.0 गवर्नमेंट को ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी होगी जो कि भारत को विकसित भारत बनने की ओर लेकर जाए। 1944 से 1991 के बीच में इंडिया ने 9 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज देखी, जिनमें से 6 पॉलिसीज ऐसी थी जिन्होंने इंडिया को सीवियर इकोनॉमिक कंडीशंस में डाल दिया था। लेकिन फिर जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर स्टेटमेंट दी थी, तब जाकर दोबारा से इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ शुरू हुई थी। अब मोदी गवर्नमेंट के लिए टाइम आ चुका है कि वो पास्ट रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए, जिसके साथ एटलीस्ट अगले 25 सालों के लिए इंडिया ग्रोथ करने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स को बनाते हुए मोदी गवर्नमेंट को वेल्थ एंड वेलफेयर, ग्रोथ एंड इक्वालिटी और एंटरप्राइजेस और जॉब्स के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा। ऐसे रिफॉर्म्स को कुछ साल पहले इंप्लीमेंट करना आसान था, लेकिन अब एनडीए लेड कोएलिशन गवर्नमेंट होने की वजह से मोदी 3.0 के लिए मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना किसी पहाड़ को चढ़ने से कम नहीं होने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।